हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपके लिए एसएससी एमटीएस 2024 का प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ था, जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके एमटीएस के लिए है। 7 सेट मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिनका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हुआ है, जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये सेट नंबर आपका 8 होने वाला है, यानी कि 8 नंबर आपका सेट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। एंड आपको क्या करना है कि उससे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है आपका कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है समान सिविल संहिता, इसका मतलब आपका बोलते हैं यूसीसी इसको बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपके कानून बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के कानून हैं। कुछ धर्मों में कहीं पर आपकी जो होता है बहुविवाह जिसको बोलते हैं, मैनी आपकी जो होता है यानी कि मैरिज वगैरह होती है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं मुस्लिम वगैरह में। तो इस तरह के क्या है, कुछ अलग अलग कानून बने हुए हैं जो धर्मों को लेकर के, यानी कुछ धर्म विशेष में अलग हैं और कुछ आपके बाकी चीज़ों में से अलग हैं। तो उन सभी को एक करने के लिए आपका समान सिविल संहिता लागू की जाएगी। आपकी बात जिसकी चल रही, जिसके आपका क्या होगा कि लगातार उसमें सबके लिए क्या होगा, कानून एक समान हो जाएगा। तो ये अगर बात करें इसका राइट आंसर कि आपके जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो आपका उत्तराखंड है। ये आपका लागू हो चुका है और पूरे देश में ये आपका लागू होना है। और इससे संबंधित अगर इसका आर्टिकल पूछ लें कि इसका अनुच्छेद कितना है, तो आर्टिकल जो 44 है, यानी कि अनुच्छेद जो 44 है वो आपका कितना है यहाँ पर, तो अनुच्छेद जो 44 है आपका आर्टिकल 44 ये इससे संबंधित है। और ये सारा कुछ हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत आता है, जिनको आयरलैंड देश से लिया गया है। यानी कि ये भी पूछ देते हैं कि डीपीएसपी जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से आपके लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। देखिए राज्य यहाँ पर आपसे पूछा है, तो जो सबसे पहला राज्य था जहाँ पर मनरेगा शुरू किया गया तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। आपका आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत करी गई थी मनरेगा कार्यक्रम की। एंड आप देख सकते हैं कि आपका एक नरेगा अधिनियम आया हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेगा एक्ट बोलते हैं। और ये आपका आया हुआ था 2005 के अंदर, यानी कि 2005 में नरेगा एक्ट आता है। और इसको जो लागू किया गया, यानी कि नरेगा की जो शुरुआत करी गई वो आपकी 2 फरवरी 2006 से करी गई थी। यानी कि आपका जो अधिनियम यानी कि एक्ट है वो 2000 आपके 5 में आया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी जाकर के 2006 में। और इसके साथ याद रख सकते हैं कि इसका जो नाम है नरेगा से बाद में मनरेगा भी किया गया, पहले आपका नरेगा ही नाम था। और जो मनरेगा किया गया था ये आपका 2009 में किया गया था, यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2009 के अंदर क्या किया गया, इसका जो नरेगा का नाम है वो मनरेगा कर दिया गया था। और इसके साथ ही ये था कि इसके अंदर 100 दिन का काम मिलता हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल के अंदर, जो कि 5 किलोमीटर के दायरे में रहता था, यानी कि 5 किलोमीटर से दूरी पर किसी को नहीं मिलेगा। और ये अभी कुछ दिन पहले इसके दिन बढ़ाए गए, यानी कि साल में 125 दिन का काम मिलेगा। तो यही कई बार पूछते हैं कितने दिन का काम मिलता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मजदूरी आपकी है यहाँ पर हरियाणा में मिलती है। और आप याद रख सकते हैं जैसा कि आपको इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनेंगे। और अगर इससे रिलेटेड आप आर्टिकल समझें कि ये हमारे किस आर्टिकल में आ जाएगा, तो आर्टिकल 43 में आएगा डीपीएसपी के लिए, क्योंकि डीपीएसपी ही क्या करता है कि आपके राज्य से संबंधित जो उत्थान के लिए कार्य करता है वो हमारे संविधान के डीपीएसपी ही करते हैं। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। कई एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम आप उठा करके देख लो पीछे, और उसके साथ साथ आप सीपीओ वगैरह के देख लो। ये सारे जब एग्ज़ाम आप देखेंगे तो आपको अनटचेबल बुक ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इसके जो राइटर हैं वो मुल्क राज आनंद हैं। ये इसके राइटर हो जाएंगे, जो कि आंसर है आपका मुल्क राज आनंद। और मुल्क राज जो है आनंद ऐसे राइटर हैं जिनकी बुक मोस्टली पूछी जाती है। जैसे कि एक आपका 7 समर पूछा जाता है, यानी कि 7 समर जो है वो भी इनकी एक पुस्तक है जिसको पूछा जाता है, 7 समर्स भी पूछते हैं। इसके साथ साथ इनकी एक कुली है बुक का नाम, तो कुली भी इनका जो होता है उसको भी पूछ लेते हैं कि कुली किसकी पुस्तक है। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर एक इनकी याद रखना है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। आप पिछले सेट देखेंगे तो मैंने अरुंधति रॉय हो गए,
खुशवंत सिंह हो गए, इन सब लोगों की बुक एक एक दिन करके मैंने बताई हुई हैं जो कि एसएससी एग्जाम में आपके पूछी गई हैं। तो ये आपका काम है कि आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे और जब पलट करके आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि वही आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा रहा है। कहने को मैंने ये एमटीएस और जीडी लिख रखा है, मैं तो ये गारंटी लेता हूँ कि आप सीपीओ एग्ज़ाम और कुछ हद तक सीएचएसएल भी देंगे, यानी कि सीपीओ और सीएचएसएल में भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। सीपीओ में तो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं सीजीएल की तो बात नहीं करता, 2-4 ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सीजीएल का लेवल थोड़ा जीके का अलग हो जाता है। बाकी सीपीओ में आपका 100% काम करने वाला है ये जो सीरीज है आपके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है। देखिए, बड़े गुलाम अली खान की बात करें तो इनका जो संबंध है वो पटियाला घराना से, पटियाला घराना से जो है इनका संबंध था। और घराने से आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको घराने ऑलरेडी पहले ही बता रखी है, आपको पीछे भी मैंने बनारस घराना कराया था। जैसे कथक की मैंने घराने बताया कि आपका रायगढ़ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, और जयपुर से एक आपको जयपुर अतरौली घराना याद रखना है, यानी कि जयपुर अतरौली घराना भी आपसे पूछा जाता है। जो जयपुर आपका अतरौली घराना है, इससे आपके संबंधित है किशोरी अमोनकर, ये पूछा जाता है। जो किशोरी अमोनकर हैं, यानी कि किशोरी अमोनकर का जो संबंध है ये है आपके अतरौली, जयपुर जो अतरौली घराना है उससे इनका संबंध है। इसके साथ साथ अल्लादिया खान इसके संस्थापक थे। अगर इसके संस्थापक की बात करी जाए कि अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे, तो अल्लादिया खान इसके संस्थापक रहे हुए थे। बाकी आपके याद रख सकते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर हो गया, अश्वनी देश पांडे हो गए, तो ये लोग भी जो हैं संबंधित हैं जयपुर अतरौली के घराने से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखिए, पहला जो आधुनिक आपका राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इनको खेला गया था न्यू दिल्ली के अंदर, यानी कि नई दिल्ली के अंदर जो है आपके पहले आधुनिक खेल यहाँ पर शुरू हुए थे। और पहले आधुनिक खेलों की बात करें तो ये वर्ष था आपका 1985, 1985 के अंदर शुरू किया गया। और अभी तो क्या है कि आपके खेल जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी 37 नंबर का आपका डन हो चुका है, यानी कि 2023 के अंदर 37 नंबर का जो है आपका समाप्त हो चुका है राष्ट्रीय खेल, जिसका आयोजन अगर आपसे कभी पूछे कि आयोजन किस राज्य ने किया हुआ था, तो गोवा ने आयोजन किया हुआ था 2023 में राष्ट्रीय खेलों का, जो कि 37वें नंबर के थे। और इसका शुभंकर कई बार पूछ लेते हैं, तो शुभंकर भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि शुभंकर जो है वो आपका मोगा है, ये चीज़ याद रखेंगे। और पहला जो स्थान मिला हुआ था वो मिला हुआ था महाराष्ट्र को, क्योंकि यही भी पूछ लेंगे कि किस राज्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र जो था उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था इसके अंदर, तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी इसके बाद अब 38 नंबर के होने, जो कि 2024 में होने, क्या एक्चुअली होने तो थे, लेकिन 2024 में आपको पता है कि आपका ओलंपिक भी शुरू होने वाला है पेरिस का, तो 2024 का पेरिस ओलंपिक की वजह से जो है इनको पोस्टपोन करके 2025 कर दिया गया है। और 2025 के अंदर जो आपका है क्या है, 2025 के अंदर इनका जो खेल होगा वो होगा जाके उत्तराखंड में, ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि माइंड मास्टर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। देखिए, माइंड मास्टर की आपसे बात करी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। और बायोग्राफी कई प्लेयर की आपसे पूछी जाती है। मान लीजिए इसमें एक बोलते हैं अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये याद रखना है, पूछी जाती है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ जिसको बोलते हैं, ये है सौरभ गांगुली की। अगर सौरभ गांगुली के आपसे पूछे तो उनकी है 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। एक अगर आपसे ये पूछे कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो आपने ज़रूर ही सुन रखी होगी, यानी कि टेस्ट ऑफ जो माई लाइफ है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, अगर आपसे ये पूछे प्लेइंग इट माई वे, तो ये है सचिन तेंदुलकर की, ये भी कई बार पूछी गई है। 261 एंड बियॉन्ड अगर आपसे पूछे तो ये वीवीएस लक्ष्मण की है। और बिलीव अगर आपसे पूछे तो बिलीव की बात करें तो बिलीव है सुरेश रैना की। ऐसे खिलाड़ियों की आत्मकथा है, तो ये विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का नाम है आपका माइंड मास्टर। और विश्वनाथ आनंद की अगर बात करी जाएगी तो ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं आपके इंडिया के, यानी कि पहले ग्रैंड मास्टर हुए विश्वनाथ आनंद। और ग्रैंड मास्टर
का जो सम्मान है वो दिया जाता है शतरंज के खेल में, याद रखना, यानी कि शतरंज से इनका संबंध है। और ये जो आपकी उपाधि है ये दी जाती है फिडे के द्वारा, जो कि शतरंज को अरेंज कराने की संस्था होती है फिडे, उसके द्वारा ये उपाधि दी जाती है। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी जाकर के 20 जुलाई 1924 को, यानी कि 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी जाकर के। और 20 जुलाई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं, इसीलिए क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है वो 20 जुलाई को मनाते हैं। और याद रख सकते हैं आप, इससे क्या ही बोलें, आपको क्या याद रखिए, हाँ इसका हेड क्वार्टर याद रख लीजिए, आपका जो फिडे का हेड क्वार्टर है ये ल्यूसाने में है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो जो इसकी स्थापना है वो हुई थी जाकर के 20 मई 2009 को, 20 मई 2009 को इसकी स्थापना होती है। और इससे पहले भारतीय हॉकी महासंघ नाम की संस्था हुआ करती थी, भारतीय हॉकी महासंघ, ये एक आपकी हुआ करती थी संस्था, जो कि हॉकी के खेलों का संचालन करती थी। और उसकी स्थापना यानी कि इसकी कब हुई थी, 1925 में हो गई थी। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि ये भंग हो गई, और भंग होने के जो बाद है आपकी, और भंग होने की जो बाद इसकी आपकी बनी, वो बनी थी हॉकी इंडिया, जो कि 2009 में बनी। हॉकी से याद आया कि हॉकी का कप है आपका बेटन कप, इसको याद रखेंगे। अगर पूछे बेटन कप का संबंध किससे, हॉकी से हो जाएगा। और सबसे पुराना कप यही है, मैंने मेरा बताने का उद्देश्य बस यही था कि आपके रंगास्वामी कप भी हो गया, सुल्तान अजलान शाह कप भी हो गया, ये सबके सब हॉकी के हैं। लेकिन सबसे अगर पुराना कप कोई पूछ ले कि हॉकी का कौन सा है, तो वो बेटन कप है, जो कि आपके 1895 यानी कि 1895 के अप्रॉक्स आपका हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो हमारी इंडिया के हॉकी बोर्ड है उसके अध्यक्ष जो है वो दिलीप टर्की है, ये भी याद रखना है। यानी कि इंडिया के जो हॉकी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप टर्की, ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दी गई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अगर शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करें तो इसको दिया गया है आर्टिकल 51, यानी कि अनुच्छेद 51 के अंदर ये दिया गया है। ये भी आपका डीपीएसपी के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो डीपीएसपी के क्या है कि कुछ आपको अनुच्छेद बिल्कुल याद रखना है। जैसे एक होता है आपका कि समान कार्य के लिए समान जो वेतन है, यानी कि समान वेतन की जो बात है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल 39D यानी कि 39 के डी में समान वेतन की बात हुई है। प्रसूति सहायता आपका, यानी कि जब कोई आप काम करें तो आप मनोचित दशाओं में रहें, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एकदम फिट रहें, तो इसके लिए अनुच्छेद आपका बनाया गया है आर्टिकल 42, और जिसको बोलते हैं प्रसूति का जो है अनुच्छेद, यानी प्रसूति सहायता का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 42 यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप काम का अधिकार आर्टिकल 41 के तहत याद रख सकते हैं। और इसमें आप हाँ एक क्वेश्चन और याद रखिए कि जो कार्यपालिका है हमारी, और कार्यपालिका का जो न्यायपालिका से जो है पृथककरण होता है, तो कार्यपालिका को जो न्यायपालिका से पृथक करने वाला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 50। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे, पूछ लेते हैं। अनुच्छेद 50 आपका अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका को क्या करता है, न्यायपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपकी अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो अरब सागर में अगर गिरने वाली नदियों की बात करी जाए तो एक तो अरब सागर में गिरती हैं और दूसरी आपकी गिरती हैं जाकर के बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर की आप नदियां याद रखिए, बाकी आप जो उसमें नहीं आएंगी आपके अरब सागर में वो बंगाल की खाड़ी में हो जाएंगी। जैसे बंगाल की खाड़ी आपके अरब सागर में जो गिरती नदियां, एक तो आपकी सिंधु भी उसी में गिरती है, ये चीज़ याद रखना है, सिंधु इसी में गिरेगी। और नर्मदा नदी है ये भी आपके अरब सागर में ही गिरती है। और आपकी तापी हो गई, तापी भी इसी में गिरती है। साबरमती हो गई, ये भी आपकी जो होता है गिरती है जाकर के अरब सागर में। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है लूनी और माही, लूनी और माही जो है आपकी ये भी गिरती हैं जाकर के अरब सागर में। इन नदियों के अलावा कोई दूसरी नदी अगर आपसे देता है तो वो आप समझ जाइए कि आपके कहाँ पर गिरती होगी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आगे है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम की अगर बात करें, ये आपका कहाँ क्वेश्चन आ गया ऊपर, जिप्सम की आपसे यहाँ पर बात करी गई है, हाँ ठीक, ये आपका क्वेश्चन था।
तो जिप्सम की अगर बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि CaSO4 इंटू जो 2H2 हो गया, ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह आपसे अगर पूछे कोई ब्लीचिंग पाउडर का तो CaOCl2, ये आप याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का भी आपसे पूछा जा सकता है CaOCl2। पीओपी का अगर आपका यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर कोई सूत्र आपसे पूछता है तो वो होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये चीज़ याद रखना है। 1/2H2O CaSO4 आपका पीओपी का सूत्र होता है। और बाकी नॉर्मल तो आपको वैसे भी याद रखते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट बोला तो Na2CO3, सोडियम आपका बाई कार्बोनेट बोला तो NH आपका NaSCO3 होता है, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेगा तो NaSCO3, और सोडियम आपका जो कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, वो Na2CO3 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आप अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि पहली बार रणजी ट्रॉफी किस आपकी कब खेली गई थी, यानी शुरुआत जो है इसकी कब हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी जो आपकी संबंधित है, इसका जो संबंध है क्रिकेट से, ये चीज़ याद रखना है, क्रिकेट से इसका संबंध है। और इसकी जो पहली आपकी चैंपियनशिप हुई थी वो हुई थी जाकर के 1934 में, ये याद रखना है। 1934 में पहली बार आयोजित हुई थी आपकी जो है रणजी ट्रॉफी। और पहली बार का अगर आपसे कोई विजेता पूछ ले कि पहली बार इसका विनर कौन रहा, तो वो था मुंबई, यानी पहली बार भी मुंबई बना है और सबसे ज़्यादा बार भी जो मुंबई आपका बना हुआ है, यानी कि कुल अब तक सबसे ज़्यादा बार विजेता कौन रहा है, मुंबई, क्योंकि 42 बार कुल जो है मुंबई जीत चुकी है रणजी ट्रॉफी। और अभी 2022 का आप याद रखिए, यानी कि जो 2024 का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, इसको भी किसने जीता हुआ था, तो इसको भी मुंबई के द्वारा ही जीता गया था, ये चीज़ याद रखना है। और जो उप विजेता रहा हुआ था, यानी जो हार गया था, वो था विदर्भ, आपको विदर्भ जो है हार गया था, बाकी जो है मुंबई इसका विनर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का जो है ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठ तनाव की अगर बात करें तो पहली चीज़ क्या होता है, जो आपका पृष्ठ तनाव होता है ये ताप के आपके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऐसे आप समझिए कि पृष्ठ तनाव जो आपका हो गया वो इस तरह से कुछ आपका होता है ताप के, यानी कि जब ताप आपका ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव किसी चीज़ का कम हो जाएगा, और जब ताप कम होगा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। तो ये आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो और पृष्ठ तनाव से और क्या चीज़ें होती हैं, मान लो कि आपकी जो वर्षा की बूंदें होती हैं, यानी कि वर्षा की बूंदें जो आपसे कोई पूछे कि गोल क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें जब गिरती हैं तो गोल होती हैं, तो उसका भी कारण क्या होता है, आपका पृष्ठ तनाव ही होता है। और याद आप रखेंगे पृष्ठ तनाव से, आपने क्वेश्चन शायद 12th वगैरह में पढ़ा हो कि जब आप चाय वगैरह पीते हैं तो यानी कोई सूप पीते हैं या चाय, तो वो गर्म जो सूप होता है वो ठंडे सूप की अपेक्षा क्या होता है कि अधिक आपको स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण क्या है, तो वो भी पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है ई यानी कि एरिया में, यानी कि क्या होता है कि पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, एरिया आपका बढ़ जाता है, यानी एरिया क्या होता है आपका, ये इस तरह से समझिए कि पृष्ठ तनाव आपका क्या होता है, ताप उसका ज़्यादा होता है, मानी टेम्परेचर जो होगा वो एरिया का इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा पृष्ठ तनाव में। तो आपका जब ताप ज़्यादा होगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी सूप जो है वो जीभ के पूरे हिस्से में फैल जाएगा, इस वजह से जो है आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रसार भारती की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1997 यानी कि 1997 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे कभी पूछे कोई तो हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है प्रसार भारती का। और ये काम किसके लिए करता है आपको बता दें तो ये आकाशवाणी यानी कि रेडियो की आपकी बात करी जा रही है। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो नवनीत कुमार बने, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नोट कर लेना। यानी कि नवनीत जो कुमार हैं वो आपके नए अध्यक्ष अभी बने हुए हैं 2024 में ही। और ये काम करती है ट्राई के अकॉर्डिंग, यानी कि ट्राई के अधीन रहकर करती है। और ट्राई आपको पता होगा कि आपका जो टेली कम्युनिकेशन जो आपका है, ठीक है, आपका अथॉरिटी वो आपका ट्राई होता है। यानी कि हमारे जो सिम मोबाइल के रिचार्ज वगैरह होते हैं जो किस तरह से होना है, कौन से आपके रूल रेगुलेशन आने, वो ट्राई ही निर्धारित करता है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए। तो वही उसी के अधीन जो है आपका काम करता है, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ इसी के अधीन आपका प्रसार भारती भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका कि महावीर स्वामी को
किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको साल वृक्ष के नीचे, ये चीज़ याद रखना है, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया हुआ था और कुल 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हुआ और क्या याद रखेंगे कि ये 24वें तीर्थंकर थे आपके, 24वें क्या थे? तीर्थंकर रहे हुए थे जैन धर्म के। और जैन धर्म की 5 शिक्षाएं आपकी, जैसे कि आपका शिक्षा में आपका क्या आता है, मैं शिक्षा की बात करूं, जैसे आपका होता है एक पहली शिक्षा तो ये आती है, जैसे आपका अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, उसके साथ साथ आपका सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, यानी कि सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, और अस्तेय होता है आपका चोरी ना करना, और अपरिग्रह क्या होता है आपका धन इकट्ठा ना करना। तो ये 4 जो शिक्षाएं हैं वो दी गई थी पार्श्वनाथ के द्वारा, यानी ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई। और 5वीं जैन धर्म की शिक्षा है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य जो है आपका दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, इसको याद रखेंगे, यानी महावीर स्वामी ने जो है ब्रह्मचर्य की बात करी हुई थी। ये चीज़ें इसे याद रखेंगे। बाकी अगर इनका वंश अगर आपसे कभी पूछे तो इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध था, ये याद रखना। वंश भी पूछते हैं किस वंश से संबंधित है, तो इक्ष्वाकु जो वंश था उससे आपका महावीर स्वामी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो सुधीर नायक हैं इनका जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो अगर सुधीर नायक की यहाँ पर बात करें तो हारमोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हारमोनियम से जो है सुधीर आपके नायक का संबंध है। इसके साथ साथ आपको आर के बीजापुरे याद रखना है, यानी कि आर के बीजपुरे जो हैं इनका भी संबंध किससे है? हारमोनियम से है। संतोष घटे हो गया, संतोष घटे की बात करें तो संतोष घटे भी हारमोनियम से संबंधित हैं। और ये आपको इतने ही याद रखने, बाकी मैं कहीं ना कहीं नए नए आपको बताता ही रहता हूँ। तो ये था आपका सेट नंबर 8। बाकी आगे आपसे मुलाकात होगी सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए रिवीजन करिए, नोट्स जो बनाए हुए हैं सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद।